आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। सबसे पहले कुछ जानेंगे कुछ प्रीफिक्स के बारे में जिनका यूज करते हैं हम कैलकुलेशन में, यूनिट मेजरमेंट्स में, और उसके बाद फिर जो लास्ट डेज हम लोगों ने छोड़ा था जहाँ से एक्यूरेसी और प्रिसिशन से, और उसके बाद सिग्निफिकेंट फिगर्स। एंड आज का मेन टॉपिक होगा लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस, और उसके बाद आज हम क्लास को वाइंड अप करेंगे। तो आज मेनली हम 3 टॉपिक पे फोकस करेंगे। फर्स्ट वन इज एक्यूरेसी एंड प्रिसिशन, एंड देन सिग्निफिकेंट फिगर, एंड आफ्टर दैट विल गो थ्रू लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट प्रीफिक्स मैंने यहाँ पर लिख रखे हैं और उनको सिंबल और उनका कोफिशिएंट क्या होता है, मीटर के टर्म में उनकी पावर कितनी होती है, ये सब चीजें हम लोग सबसे पहले जानेंगे। तो इनको मैंने 3 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। स्टार्ट करते हैं यहां से। ये पोर्शन जो है ये आप लोग पहले भी पढ़ चुके हो, कुछ इनको याद करने के लिए थोड़ा सा आपको एक बार देखना पड़ेगा। तो इस पोर्शन को देखते हैं। इसको याद रखने के लिए याद रखेंगे KHDMDCM। आई रिपीट, KHDMDCM, किलो हेक्टो डेका मीटर डेसी सेंटी मिलीमीटर। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। K को रिप्रेजेंट करते हैं किलो K, इसको H से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको DA से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसको M से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसको D से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं C से, और इसको स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए 1 किलो में कितने मीटर होते हैं। अगर हम मीटर को एक यूनिट मान लें और इन सभी कोफिशिएंट को मीटर में ही रिप्रेजेंट करेंगे, ये चीज ध्यान रखेंगे। तो मीटर को अगर यूनिट मान लेंगे तो 1 मीटर मतलब 1 मीटर तो होगा ही। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं ये हम जानते हैं, 10 टू पावर 3 मीटर। तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर है, 10 टू पावर 3 मीटर। यहां तक क्लियर। अब देखना एक एक करके पावर डाउन करेंगे। 1 हेक्टोमीटर में कितने होंगे, 10 टू पावर 2 मीटर। आफ्टर दैट एक डेकामीटर में कितने होंगे, 10 टू पावर 1 मीटर। ठीक है, और ये मीटर को हम बेसिक यूनिट मान रहे हैं, दैट इज एसआई यूनिट। हम इन सारे कोफिशिएंट को एसआई यूनिट मीटर के टर्म में ही रिप्रेजेंट करेंगे। मीटर की जगह लीटर लिख सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, एक डेसीमीटर में कितने आपके मीटर होंगे, तो ये हो जाएगा 10 टू पावर -1 मीटर। देखिए 10 टू पावर 3 से फिर डाउन करेंगे, 3 2 1, उसके बाद 1 के बाद फिर 10 टू पावर -1। एक सेंटीमीटर में कितने होते हैं, 10 टू पावर -2 मीटर, और एक मिलीमीटर में 10 टू पावर -3। तो यहां पर जो पावर है वो एक एक करके बढ़ रही है। देखो अगर ऊपर से नीचे जाओ तो एक एक करके घट रही है। 3 2 1, इसके बाद 1, उसके बाद फिर -1 2 3। ये ठीक है। इसके बाद अब ऊपर अगर जाओगे तो मेगा गीगा आता है। तो इसमें देखो क्या करेंगे, इसको रिप्रेजेंट करते हैं मेगा को M से, गीगा को G से, टेरा को T से, पेटा को P से, एक्सा को E से, और जीटा को Z से। ठीक है, और उसके बाद शायद योक्टो भी आता है इसमें, योटा। एक यहां पर छूट रहा है, योटा। और योटा को हम 22 से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब देखना यहां पे कैसे याद रखेंगे। 10 टू पावर 3 के बाद अब पावर में 3 का डिफरेंस होना चाहिए, यानी कि 10 टू पावर 3 के बाद आएगा 10 टू पावर 6, उसके बाद 10 टू पावर 9। ऊपर देखो सारी ये मीटर के ऊपर की जो वैल्यू है सारी पॉजिटिव वैल्यू है। डिफरेंस याद रखना, 3 6 9, फिर क्या होगा 12, फिर 15, उसके बाद 18, और उसके बाद 21, और उसके बाद 24। ठीक, और ये सब किस में है, मीटर में। ठीक है, तो एक योटा मीटर इज इक्वल टू कितना होगा, 10 टू पावर 24 मीटर। एक जीटा मीटर इज इक्वल टू क्या होगा, 10 टू पावर 21 मीटर। एक एक्सा मीटर क्या होगा, 10 टू पावर 18 मीटर। याद रहेगा। जो ट्रेंड हमने यहां से किया था, एक बार फिर से यहां पर देखिए, मैं इसको अलग से लिख दे रहा हूं क्योंकि इसको याद रखने में थोड़ी सी आपको दिक्कत आ सकती है। तो ये चीज आप इतने पोर्शन को अलग से याद रखेंगे, दैट इज KHDMDCM। और उसके बाद K के ऊपर जाओगे तो मेगा गीगा टेरा पेटा एक्सा जिट्टा योटा, इनमें 10 टू पावर 3 का डिफरेंस करते हुए ऐड करते जाओगे। ठीक है, एंड आफ्टर दैट मिली के बाद जो आता है दैट इज माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो, एट्टो, जेप्टो, योटो। माइक्रो को रिप्रेजेंट करते हैं म्यू से, नैनो को N से, पिको को P से, फेम्टो को F से, एट्टो को A से, जेप्टो को Z से, और योटो को बाई से।
ठीक, अब देखिए इसको कैसे, यहां पर 3 है, 3 के बाद यहां पर ऊपर क्या किया था, 3 का डिफरेंस था, यहां पर पावर है माइनस में, तो यहां पर पावर माइनस में करेंगे, डिफरेंस 3 का ही रखेंगे, तो यहां पर हो जाएगा 10 टू पावर 3 के बाद 3 का डिफरेंस करो कितना होगा 6, 10 टू पावर माइनस 6 मीटर, यानी कि 1 माइक्रोमीटर इक्वल टू कितना 10 टू पावर माइनस 6 मीटर। 1 नैनोमीटर इक्वल टू क्या होता है 10 टू पावर माइनस 9 मीटर। नैनो से 9 याद रख सकते हैं, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नैनो का यूज कई जगह यूज होता है। पिको, एक पिकोमीटर इक्वल टू क्या होगा 10 टू पावर माइनस 12 मीटर। एक फेम्टोमीटर इक्वल टू 10 टू पावर माइनस 15 मीटर। एक एटोमीटर इक्वल टू 10 टू पावर माइनस 18। एक जेप्टो 10 टू पावर माइनस 21 और एक योक्टो होता है 10 टू पावर माइनस 24 मीटर। ठीक है, तो ये आपकी प्रीफिक्स सिंबल और कोफिशिएंट की टेबल है, इसको आप नोट कर लीजिए। याद कैसे करना है ये चीज मैं आपको बता चुका हूं। 3 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे टेबल को। एक पार्ट होगा आपका KH DM DCM वाला, एक पार्ट होगा K के ऊपर वाला जिसमें 6 9 12 15 18 21 24 रखना है, और एक पार्ट होगा आपका नीचे वाला DCM के नीचे, M के नीचे, दैट इज माइक्रो नैनो, और उसमें भी सेम पावर रहेगी बट साइन जो होगा वो माइनस का होगा। ठीक है, तो इस तरह से 3 पार्ट में इसको डिवाइड करके याद कर लीजिए सम इंपॉर्टेंट प्रीफिक्स, और उसके बाद हम लोग अपना नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, दैट इज कॉल्ड एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। ऑलराइट, इसको कॉपी कर लेना। अब हमारा टॉपिक आ रहा है दैट इज एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। देखिए, एक्यूरेसी टर्म से साफ क्लियर हो रहा है कि एक्यूरेसी बताता है कि कोई भी वैल्यू कितनी एक्यूरेट है, यानी कि एक्यूरेसी अगर हमें किसी वैल्यू की निकालनी है तो उसमें हम जो ओरिजिनल वैल्यू है उसके आसपास की बात करेंगे। तो हमारा हेडिंग जो पड़ा हुआ है दैट इज कॉल्ड एक्यूरेसी, और उसके बाद हम पढ़ेंगे प्रिसीजन। तो ये एक्यूरेसी और प्रिसीजन के बारे में बात करेंगे। एक्यूरेसी क्या होता है? एक्यूरेसी इज द एग्रीमेंट ऑफ एक्सपेरिमेंटल वैल्यू टू ओरिजिनल वैल्यू या एक्चुअल वैल्यू कह सकते हैं, एक्चुअल वैल्यू, यानी कि जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू आएगी उसकी एक्चुअल वैल्यू से क्या कितनी सिमिलरिटी करेगी, दैट इज एक्यूरेसी। एक्चुअल वैल्यू बोल सकते हैं, ट्रू वैल्यू बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है, और प्रिसीजन क्या होता है? क्लोजनेस ऑफ आउटकम, क्लोजनेस ऑफ आउटकम ऑफ वेरियस मेजरमेंट आउटकम ऑफ वेरियस मेजरमेंट, यानी कि कई सारे मेजरमेंट हम निकालेंगे और उसमें देखेंगे जो उनका आउटकम आएगा वो कितना क्लोज है, उसकी जो एक्चुअल वैल्यू या रियल वैल्यू हम कह सकते हैं, जो रियल वैल्यू है उससे कोई कोरिलेशन नहीं है, बट आपस में जो वैल्यू आ रही है उनसे कोरिलेशन है। इन दो डेफिनेशन को एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे तो ज्यादा बेटर तरीके से समझ में आएगा। जैसे कोई एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, सपोज हमारे पास कोई एक्चुअल वैल्यू जो है, ट्रू वैल्यू जिसको हम बोल सकते हैं रियल वैल्यू जो है, हमने किसी भी एक्सपेरिमेंट में वैल्यू निकाली, वो निकली आपकी 10। रियल वैल्यू क्या है? 10। ठीक है, अब इस रियल वैल्यू को हमने बोला कि आपको मेजर करना है, मान लो कोई स्केल है उसको मेजर करना है, कोई मान लो इस मार्कर को मेजर करना है। ठीक, तो इसकी वैल्यू आई 10 इंच। ठीक है, अब मैंने क्या बोला कि मैंने बताया कि कुछ स्टूडेंट हैं हमारे X, Y और Z, हमने 3 स्टूडेंट्स लिए और उनको बोला कि बताइए मेजरमेंट करिए कि मार्कर का मेजरमेंट क्या आएगा। तो देखो उन्होंने क्या क्या किया होगा। उन्होंने पहले बार जब मेजर किया तब क्या आया, दूसरे बार मेजर किया तब क्या आया, और उसके बाद मेजर करने पर क्या आया। तो यहाँ पर हम एक टेबल बना लेते हैं इस तरह से। हमारे X, Y, Z क्या है? स्टूडेंट्स हैं। इन स्टूडेंट्स ने क्या किया है? मेजरमेंट किया है, और हमने पहले से निकाल के रखा है कि एक्चुअल वैल्यू यानी रियल वैल्यू क्या आ रही है, दैट इज 10 इंच। तो X ने मेजर किया तो पहले उसकी वैल्यू आ रही है 9.9। ठीक है, X ने जो मेजर किया उसकी वैल्यू क्या आ रही है? 9.9।
उसके बाद जब मीजर कर रहा है तो वैल्यू आ रही है दैट इज लगभग 10.01 कह सकते हैं मीजर करने पर, और उसके बाद एक और बार मीजर किया तो आ रही है 9.8। अब यहां देख रहे हैं जो एक्चुअल वैल्यू है वो 10 है, 10.00 लिख सकते हैं, ठीक है। और यहां पर x ने जो मीजर किया है वो वैल्यू आ रही है 9.9 पहले बार में, दोबारा मीजर कर रहा है तो 10.01 आ रही है, और उसके बाद फिर मीजर कर रहा है तो 9.10, यानी कि जो एक्चुअल जो रियल वैल्यू है उस रियल वैल्यू से ही ये वैल्यू लगभग मैच कर रही है, नजदीक है। तो वही तो है एग्रीमेंट ऑफ एक्सपेरिमेंटल वैल्यू टू एक्चुअल वैल्यू, यानी कि जो एक्सपेरिमेंट करके जो वैल्यू निकाली x ने वो रियल वैल्यू के साथ एग्री कर रही है, मैच कर रही है। तो यानी कि ये क्या है, ये एक्यूरेट वैल्यू निकाल रहा है x क्या कर रहा है, एक्यूरेट वैल्यू निकाल रहा है। अच्छा, प्रिसीजन देखिए, क्लोजनेस ऑफ आउटकम ऑफ वेरियस मेजरमेंट, यानी कि जो कई सारे मेजरमेंट थे उनका जो आउटकम आ रहा है वो आपस में कितना क्लोज है। तो यहां पर देखिए ये आपस में भी क्लोज है, यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि जो x ने वैल्यू निकाली है वो कैसी निकाली है, एक्यूरेट एंड प्रिसाइज बोथ। x की जो रीडिंग आ रही है वो एक्यूरेट भी है और प्रिसाइज भी है। बात समझ में आई, क्लियर। तो एक्यूरेट भी वैल्यू बता रहा है और प्रिसाइज भी वैल्यू बता रहा है। बाई के बारे में बात करो, बाई ने क्या एक्सपेरिमेंट किया, बाई ने एक्सपेरिमेंट किया और देखा कि रीडिंग आ रही है उसकी लगभग 9.1, 9.0 एंड 9.2। देखिए रियल वैल्यू क्या है 10, बाई ने जो मेजरमेंट करके वैल्यू निकाली वो क्या निकाली है 9.1, 9.0, 9.2। रियल वैल्यू से तो इसका कोई लेना देना नहीं है, यानी कि ये एक्यूरेट वैल्यू तो निकाल नहीं रहा है भाई। लेकिन आप ये देखिए आपस में ये वैल्यू क्या है, लगभग क्लोज है, दैट इज क्या, क्लोजनेस ऑफ आउटकम। ये जो आउटकम निकल के आ रहा है ये क्लोज है ना, यानी कि ये वैल्यू जो बाई की निकली हुई है ये क्या है, ये कहलाई जाएंगी प्रिसाइज वैल्यू, यानी कि यहां पर केवल और केवल क्या है, प्रिसाइज वैल्यू है। ये एक्यूरेट नहीं है, केवल प्रिसाइज है। बताइए, ठीक है। x ने जो वैल्यू निकाली वो एक्यूरेट और प्रिसाइज थी, बाई की वैल्यू प्रिसाइज वैल्यू आ रही है। जेड ने क्या किया, जेड ने एक्सपेरिमेंट किया तो जेड ने निकाली 9.5 और उसके बाद निकाल रहा है जेड 10.3 और उसके बाद जेड निकाल रहा है 10.5। यहां देख लीजिए जो रियल वैल्यू है, रियल वैल्यू से कोई भी वैल्यू पास में नहीं है, और जो आपस में भी वैल्यू है वो भी कोई क्लोजनेस नहीं है। मतलब साफ हो गया कि ये ना तो एक्यूरेट वैल्यू, एक्यूरेट वैल्यू क्या होती हैं जो रियल वैल्यू से मैच करती हूं, प्रिसाइज वैल्यू क्या होती है जो आपस में मैच करती हूं। बहुत इजी है। एक्यूरेट वैल्यू क्या, जो रियल वैल्यू से मैच करें, प्रिसाइज वैल्यू क्या, जो आपस में मैच करें रीडिंग, और ये क्या है, ना आपस में मैच कर रही और ना ही रियल वैल्यू से मैच कर रही। दैट मींस दिस इज नाइदर रियल, नाइदर एक्यूरेट एंड नॉर प्रिसाइज। बताइए, तो यहां से आपको आई थिंक एक्यूरेसी और प्रिसीजन में अंतर समझ में आ गया होगा। बोलिए, ठीक है। एक और एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं, अगर इससे नहीं क्लियर हो रहा है तो एक और चीज करके देखते हैं। देखिए, मान लो एक सर्किल है, उस सर्किल में सेंटर पर निशाना लगाना है। मान लो एक सर्किल है और उसमें सेंटर पर यहां पर पॉइंट करना है, दैट इज रियल पॉइंट है। दूसरा सर्किल मैं यहां पे बना रहा हूं, ये एक रियल पॉइंट है, और एक और सर्किल बना रहा हूं एंड दैट इज द रियल पॉइंट। x और ये y के लिए है और ये z के लिए है। तीन स्टूडेंट हैं, तीन x और y और z। वो क्या कर रहे हैं, यहां पर टारगेट पर उनको अटैक करना है। यहां पर अगर अटैक होगा तो दैट इज रियल अटैक, ठीक है। तो x क्या कर रहा है, x जब अटैक कर रहा है तो देख रहा है x अटैक कर रहा है तो x का निशाना जो है यहीं पर आ रहा है, बिल्कुल सेंटर पर। पहला अटैक उसने ये किया, ठीक है, और उसके बाद दूसरा अटैक भी वो यहीं पर कर रहा है, और तीसरा अटैक भी उसका यहीं पर आ रहा है। यानी कि उसने 3 अटैक किए और तीनों अटैक उसके सेंटर के आसपास ही है। नॉट इन द सेंटर, एक्चुअली सेंटर पर नहीं है, बट आसपास ही तो है।
और यहां पर देखो, यहीं पर अटैक करना था और वहीं पर अटैक कर रहा है, यानी कि उसमें एक्यूरेसी है और सारे पॉइंट जो है पास पास हैं, और पास पास दैट इज क्लोजनेस, और एग्रीमेंट ऑफ रियल वैल्यू दैट इज एक्यूरेसी। यानी कि यहां पर जो एक्स ने अटैक किया है, तो यहां पर हम कह सकते हैं कि एक्स का जो अटैक है वो कैसा है, एक्यूरेट है, और उसके साथ साथ क्या है, प्रिसाइज है। बोथ एक्स का अटैक एक्यूरेट था और प्रिसाइज भी था। बाई जब अटैक कर रहा है तो देख रहे हैं हम यहां पर कि बाई ने अटैक किया, तो बाई का जो अटैक आ रहा है वो यहां पर आ रहा है, उसने यहां पर अटैक किया, मतलब मेन टारगेट यहां था, लेकिन उसका अटैक यहां पे आ रहा। पहला बार उसने अटैक किया तब भी यहीं पर आया, दोबारा अटैक किया तब भी यहीं पर अटैक कर रहा है, निशानेबाज नहीं है, बिल्कुल नहीं है ये, और तीसरा अटैक भी वहीं आया। लेकिन ये है कि वो एक ही जगह निशाना लगाता जा रहा है, मतलब मेन टारगेट से दूर है, बट कहीं एक जगह पर उसके बार बार अटैक हो रहे हैं। तो यहां पर अब ये देखिए, एक ही जगह अटैक हो रहे, आपस में ये जो अटैक हो रहा है ये क्या है, क्लोजनेस। तो यहां पर बाई का जो अटैक है वो क्या कह सकता है, वो कहलाया जा सकता है प्रिसाइज, यानी कि बाई जो अटैक कर रहा है वो प्रिसाइज कर रहा है। अब जेड है, ये तो बिल्कुल भाई इनका निशाना ही नहीं है, एक अटैक इन्होंने यहां कर दिया, एक अटैक यहां किया, मतलब कहीं पर भी अटैक कर रहे हैं, इधर उधर, कोई भी एक्यूरेसी भी नहीं है और कोई भी प्रिसाइज नहीं है, आपस में भी ये पॉइंट नजदीक नहीं है और सेंटर पर भी नहीं है। तो ये जेड क्या हो गया, नाइदर एक्यूरेट और नॉर प्रिसाइज। बस क्लियर हुआ। तो एक्यूरेटी जो एक्यूरेसी है और प्रिसिशन है ये क्लियर हुआ यहां से आपको। एक्यूरेट वैल्यू कब होगी, जब वो एक्चुअल वैल्यू के ही नियर वैल्यूज आएंगी, और प्रिसाइज वैल्यू क्या होंगी, एक्चुअल वैल्यू के नियर नहीं आ रही लेकिन आपस में वो नियर बाई है। ठीक है, तो ये एक्यूरेसी प्रिसिशन के बाद अब हम लोग बात करने वाले हैं सिग्निफिकेंट फिगर की। तो हमारा अगला टॉपिक होगा सिग्निफिकेंट फिगर। तो हेडिंग डालेंगे सिग्निफिकेंट फिगर। देखिए सिग्निफिकेंट फिगर इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये सब फिजिक्स में भी हालांकि आपको एक बार पढ़ाया जरूर जाएगा, बट यहां पर भी इसका यूज होता है। तो यहां पर भी आप देखिए सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है।